व्यंग्यम यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल में देश के प्रतिष्ठित व्यंग्य शिल्पियों के व्यंगों के माध्यम से सामाजिक अवधारणा का जो अभिव्यक्तिकरण किया जा रहा है, वो समाज के लिए, सृजनधर्मियों के लिए, विचारकों के लिए, लेखकों के लिए और सच कहे तो श्रोताओं के लिए भी दिशाबोधक है। डॉक्टर विजय तिवारी किसलय देश के प्रतिष्ठित साहित्य साधक, विचारक, लेखक, छांदिक कवि और इन सबसे बड़ी बात, मन से उतने ही निर्मल, सहज और सरल व्यक्तित्व डॉक्टर विजय तिवारी किसलय का व्यंग हमारी मानसिकताएं, और ये व्यंग हमारी मानसिकताओं के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्मन के उस पाखंड को उद्घाटित करने का सार्थक प्रयत्न किया गया है। इस व्यंग के माध्यम से जो पाखंड लेकर व्यक्ति समाज के सामने अपने दो मुहे चेहरे के सामने प्रस्तुत होता है, तो ये दो मुहे चेहरे के पाखंड को शब्दों के माध्यम से समाज के सामने लाने की जो शब्द संपदा डॉक्टर विजय तिवारी किसलय ने हमारी मानसिकता के माध्यम से समर्पित की है, वो विचारणीय है, वो प्रेरक है, वो दिशाबोधक है। और ऐसा दिशाबोधक सृजन व्यंग्य के क्षेत्र में सामाजिक संचेतना का प्रतीक बन जाता है। डॉक्टर विजय तिवारी किसलय जिनके सृजनात्मक भावों में विचारशीलता है, समाज की विसंगतियों के उन्मूलन का दिशाबोधक ज्ञान भी है, और यही दिशाबोधक ज्ञान समाज की शक्ति बनकर, समाज को दृष्टि बनकर हमारे सामने लाता है। तो ऐसे दृष्टिबोधक कवि, लेखक, पत्रकार, व्यंग्य शिल्पी डॉक्टर विजय तिवारी किसलय के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी सृजन साधना को मैं राजेश पाठक प्रवीण प्रणाम करते हुए सुनना चाहूंगा हमारी मानसिकता। व्यंग्यम चैनल सुनने वाले सभी साहित्यकारों और व्यंग्यकारों को मेरा नमस्कार। व्यंग्य पाठ की इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर विजय तिवारी किसलय जबलपुर एक व्यंग्य लेके आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी मानसिकता। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन परंपराओं तथा रिश्तों की प्रगाढ़ता से तो विदेशी भी अभिभूत रहते हैं, परंतु जमीनी हकीकत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नज़दीकी भ्रमण से ही पता चलती है। हम अपने मियाँ मोह मिट्ठू सदा से बनते आए। हमारी तारीफों के पुल बांधते लोग कहीं भी दिख जाएंगे। वैसे तो देश के मंत्री संतरियों से लेकर आम आदमी तक विदेशों तक में अपना लोहा मनवाने और झंडा गाड़ने का सामर्थ्य रखता है। अपने दृष्टिकोण और अपनी हर इच्छा को, बुरी अच्छी बातों को सही मनवाना अपने बाएं हाथ का खेल समझता है। ऐसा ही एक वाकया विगत दिनों मेरे साथ हुआ, जब एक सज्जन ने अपने शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स, सरकारी नलों, ट्रैफिक पुलिस और साहित्यकारों की विचित्र स्थितियों पर हमसे लंबी चर्चा की। कई विषयों पर उन्होंने मुझे विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की, पर मेरी समझ के परे ही रहा। उनका कहना था कि जबलपुर की सड़कों के गड्ढों से लोग परेशान कम, लाभान्वित ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने जब बड़े विस्मय भाव से पूछा कि कैसे, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि गड्ढों भरी सड़क पर चलते समय कूद कूद कर गड्ढे पार करने से और संतुलन बनाए रखने से लोगों की एक्सरसाइज होती है, जिससे मॉर्निंग वॉक अथवा इवनिंग वॉक पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बचे हुए समय का उपयोग लोग बड़ी शिद्दत से किसी दूसरे महत्वपूर्ण कार्य में लगा देते हैं। इन सड़कों पर जब वाहनों का उपयोग किया जाता है, तो गड्ढों द्वारा उत्पन्न हिचकोलों से लोगों का पाचन संस्थान और सक्रिय हो जाता है। भोजन को पचाने के लिए अलग से कोई डाइजिन टैबलेट्स या अन्य पाचक चूर्ण नहीं खाना पड़ता। इन गड्ढों के कारण लोगों के वाहन तेज रफ्तार से नहीं भाग पाते, जिससे दुर्घटनाओं की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाती है। आप माने या ना माने, ये गड्ढे स्पीड ब्रेकर का भी काम करते हैं, जिससे स्पीड ब्रेकर बनाने में खर्च होने वाले सरकारी पैसे तथा समय दोनों की बर्बादी रुकती है। ऐसे में आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा
कि जब तेज रफ्तार नहीं तो ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता क्या है। तब उनका मानना था कि यदि फायदे ना होते तो ट्रैफिक पुलिस का गठन ही क्यों किया जाता। वैसे भी बिना गड्ढों वाली सड़कों पर ये पुलिस वाले ट्रैफिक व्यवस्था को देखते ही कब हैं। हमने तो इन्हें बगलों की तरह शिकार पर पैनी नजर रखते देखा है अथवा चंद पैसों के लिए लार बहाते देखा है। कतिपय पुलिस वाले एन कैन प्रकारेण चालान काटने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं और उन पैसों से अपनी ज़रूरतें तथा शौक पूरा करते हैं। होटलों तथा बार में लंच डिनर पीना खाना इनके प्रिय शगल होते हैं, जिससे एक और इनको होटल का लजीज खाना मिल जाता है, वहीं घर में उनकी बीवियों को भी खाना ना बनाने की वजह से आराम मिल जाता है। फिर यदि सड़कों की मरम्मत हेतु जनता परेशान होकर गुहार लगाती है तो नगर निगम सड़कों के गड्ढे भरने के लिए ठेका दे देता है। ठेके में कमीशनबाजी होती है और जब कमीशनबाजी होगी तो गुणवत्ता निश्चित रूप से कम तो होगी ही। यह भी कोई नई बात नहीं है। अब पुरानी बात बार बार कहने से कुछ होना तो नहीं, और जब होगा तब देखेंगे। अभी से हम चिंता क्यों करें। जहां गिट्टी डामर या सीमेंट रेत गिट्टी लगाना चाहिए वहां आसपास का मलमा मिट्टी और राखड़ वगैरह डालकर गड्ढे भर दिए जाते हैं। लोगों और संबंधित अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ज्यादा हुआ तो मलमा और ईंटों के टुकड़ों से भरी गई सड़कों पर काली डस्ट डाली जाती थी, जिससे यह समझ में नहीं आता कि इनमें केवल खाना पूर्ति की गई है। अब स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट से दबंग लोगों के घरों के सामने लगे एलईडी लाइट्स, सोडियम लैंप्स, मरकरी लैंप्स, हाई मास लाइट्स उनकी बिल्डिंगों को जगमगाते रहते हैं। अपने जगमग घरों को देखकर ये लोग फूले नहीं समाते। वहीं आम लोगों की भी समझ में आता रहता है कि ये धन्ना सेठों राजनेताओं के मकान हैं। इससे यह भी होता है कि इन बिल्डिंग वालों को बाहर अतिरिक्त कोई लाइट नहीं जलाना पड़ती। कारपोरेशन का प्रकाश आंगन, लॉन या टेनिस पर आने जाने, उठने बैठने या मौज मस्ती हेतु पर्याप्त होता है। स्ट्रीट लाइट वाले अक्सर लाइट बुझाना भूल जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि ये लाइटें उल्टे दिन में सूर्य को प्रकाशित करती रहती हैं। वहीं शाम को कर्मचारी द्वारा लाइट जलाने की जहमत नहीं उठाना पड़ती। इससे मानो कुछ कर्मचारियों की अघोषित छुट्टी हो जाती है और ये अपने दूसरे काम निपटा लेते हैं। लाइटें खराब न होने पर भी उन्हें बदलने के बहाने कीमती लाइट से संबंधित सामान इश्यू कराकर ये जिसे बेचकर कर्मचारी कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेते हैं। इससे उनके कई छोटे मोटे सपने भी पूरे होते रहते हैं। मैंने सोचा इसमें भी क्या बुरा है, देश का पैसा देश में तो रहता है। लोग तो विदेशी स्विस बैंक में पैसे जमा करते हैं जो उनके अलावा दूसरे के काम में आता ही नहीं है। शिकायतें करने का दायित्व पब्लिक हमेशा की तरह एक दूसरे पर छोड़ती है, जिससे कार्यवाही के अभाव में कर्मचारियों पर अंकुश नहीं लग पाता और सब यूं ही चलता रहता है। यही हाल सरकारी नलों एवं निगम के टैंकरों के होते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी छूटों या खामियों का फायदा उठाने में कुछ विशेष किस्म के माहिर लोग होते हैं। ये लाइटें न होने या फॉल्ट सुधारने के नाम पर नल जल की सप्लाई बंद करवा देते हैं, जिससे पानी के टैंकरों की बिक्री बढ़ जाती है। वाटर सप्लायर भी खुश हो जाते हैं। वहीं पत्नी व्रता पतियों की सारे घर के कपड़े धोने की छुट्टी स्वतंत्रता दिवस के रूप में बदल जाती है। शहर के अधिकांश नलों की टोंटियां लोगों के घरों में देखी जा सकती हैं। बूंद बूंद पानी का महत्व समझने वाले बड़े शहरों के लोगों को ये सब देखकर आश्चर्य होता है। उन्हें हमारी खुशकिस्मती पर ईर्ष्या होने लगती है। और हमारे नगर निगम का तजुर्बा है कि बिना टोंटी के नलों से बहने वाला पानी वातावरण को शीतलता प्रदान करता है और पानी द्वारा उत्पन्न लहलहाती हरियाली से शहर की सुंदरता में चार चांद लगते हैं। कहीं कहीं यह पानी
छोटी छोटी झीलों का रूप धारण कर लेता है, जहाँ लोग श्वेत बगुलों को तैरते देख आनंदानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त का कहना है कि जो आदमी अपनी बुद्धि का जितना उपयोग करता है उसकी जेब उतनी ज़्यादा गर्म रहती है, पर मेरा मानना है कि बुद्धि के सदुपयोग से ज़्यादा बुद्धि के दुरुपयोग से जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। परंतु यह काम सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब इन परम बुद्धिमानों का जेल गमन होता है। वहाँ तो खाना पीना और पैर पसार कर सोना सब मुफ्त उपलब्ध होने लगता है। समाचार पत्रों और मीडिया की हेडलाइंस बनाना उनके लिए आम बातें हो जाती हैं। आगे साहित्यकारों के बारे में उन्होंने बताया कि आज के साहित्यकारों द्वारा दूसरों की रचनाएं पढ़ने का शौक ही खत्म हो गया है। ये तो बस अपनी सुनाना चाहते हैं और इससे आत्मावलोकन या मूल्यांकन के अवसर ही नहीं आ पाते। इसलिए किसी दूसरे की नई या पुरानी रचना को देखकर उसमें कुछ फेर बदल कर या पात्र बदल कर कम मेहनत में रचना तैयार कर ली जाती है। कुछ साहित्यकारों के बीच अपनी धाक जमाने में काम आती है। ऐसे लोग भाषा के जानकार तो होते ही हैं, साथ ही साथ अपने नकल कौशल से अपना लोहा मनवाने का भी हुनर रखते हैं। इनसे पूछने पर इनका सीधा जवाब होता है कि रचना तो ऊपर से उतरती है, हम तो बस अपनी कलम चलाते हैं। परोक्ष रूप में उनके श्रीमुख से सच ही निकल जाता है कि वे बस अपनी कलम चलाते हैं, विचार तो पके पकाए ही मिल जाते हैं। रात के 2-3 बजे तक जागने की बजाय दूसरे देशों का साहित्य चुरा कर अपना सीना ठोकते हुए ऐसे लोग अपने नाम से उस रचना को सुनाना ज़्यादा आसान मानते हैं। पकड़े जाने पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सार्थक कर देते हैं। अक्सर इन सब का एक ही कहना होता है कि मैंने नहीं, उसने मेरी रचना चुराई है। ऐसे शब्दों के हेर फेर करने वाले लोग आज बहुतायत में देखे जा सकते हैं। आजकल यह भी देखा गया है कि लोग अपना बेशकीमती समय खपा कर एक रचना का सृजन करते हैं तो उसका प्रतिफल उन्हें ना के बराबर मिलता है। लेकिन 1 या 2 रचना लेकर पूरा देश घूमने वाले कवि चुटकुलेबाज अनेक मिल जाएंगे। इतना सब कुछ करने और चिंतन मनन के बाद अब हमारी भी तीव्र इच्छा होने लगी है कि ऐसी मेहनत किस काम की जो 2 पैसे भी ना दिला सके। इससे अच्छा तो आज मंच से तथाकथित नामी ग्रामी चुटकुलेबाज कवि 1-2 मुक्तक की आड़ में 25-50 चुटकुले सुनाकर रुपए कमा लेते हैं, वाहवाही लूटते रहते हैं। हम ऐसे श्रोताओं को अतिरिक्त धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन तथाकथित प्रसिद्धि प्राप्त चुटकुलेबाजों की आय के साधन हैं। लेकिन हमें तरस आता है अपने उन उत्तम और सच्चे साहित्यकारों पर जो धन के महत्व को समझते हुए भी उनकी लाइन में जाना पसंद नहीं करते। और देखिए, जनता आखिरी तक इंतजार करती जाती है कि शायद अब एक आदर्श रचना उनसे सुनने मिलेगी, मगर चुटकुलेबाज कभी अपने घटियापन से बाज नहीं आते। वे निम्न स्तरीय बातों या नेताओं पर बनाए चुटकुलों की झड़ी लगा देंगे, लेकिन उस कवि सम्मेलन के नाम की सार्थकता एक दिशाबोधी कविता सुनाकर सिद्ध नहीं करेंगे। अरे भाई, वो तो बस फिल्मी धुनों पर पैरोडी सुनाते हैं और जनता को चुटकुले सुना सुनाकर उन औसत लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। तथाकथित सज्जन की बातों से मेरा सिर चकराने लगा था। उनकी बातों में कुछ बात तो थी। मैंने उनसे कहा, बस भी करो भाई, मुझे और भी काम है। इतना कहते हुए तेजी से उन्हें वहीं छोड़कर भाग निकला। परंतु उनकी उल्टी बातें मुझे सीधा सोचने पर मजबूर कर रही थी। काश एक बार फिर हमारे साहित्यकार बंधु अपने दायित्व को समझते। बिजली वाले, नगर निगम वाले या और सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपना फर्ज निभाते
तो समाज और देश की आधी से ज़्यादा समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती। और आज सामान्य जनता राहत की सांस लेती। काश ये हो पाता, यही सोचता हुआ मैं अपने घर की ओर भाग रहा था। आपने मेरे इस व्यंग को ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।